श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में आ गया। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। सजीवों के अनेक लक्षणों की विशेषता में श्वसन क्रिया एक प्रकार की विशेषता और श्वसन क्रिया में वास्तव में कोशिका और वातावरण के बीच गैसों के पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया है जो किसी सजीव के जीवन पर चलती है। जीवन भर चलती रहती है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि श्वसन क्रिया के कारण ही कोई जीव जीवित रहता है। एफ डेविड्स नामक वैज्ञानिक ने श्वसन क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है, रेस्पिरेशन मीन्स द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन complex chemical compound into simpler one processing less chemical energy। मानव श्वसन क्रिया एक त्रिकालात्मक प्रक्रिया है जो 3 चरण में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में जीव और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरे चरण में वायुमंडल से प्राप्त ऑक्सीजन रक्त के माध्यम द्वारा ऊतकों में पहुंचा करती हैं। तृतीय चरण में ऊतकों और रक्त कोशिका ब्लड कैपिलरीज के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जिसके प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऊर्जा का सृजन, ताप की विमुक्ति तथा जल का निर्माण होता है। पहला वह श्वसन, दूसरा प्राप्त गैसों का परिवहन, तीसरा अंतर श्वसन, वायु श्वसन और फेफड़ों की रक्त कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। वह श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत होता है। यह क्रिया फेफड़ों की मदद से संपादित होती है। तीसरी प्रक्रिया अंतर श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन द्वारा पूरी होती है। इस प्रक्रिया को ऊतकों की कोशिका या सेल्स के बीच मुख्यतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में कोशिका के स्तर पर उसमें विशेष प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या एटीपी यानी एंडियोसिंट्रोपी फॉस्फेट और रक्त कोशिकाओं से प्राप्त ऑक्सीजन का संयोग है। ऑक्सीजन का संयोग जिससे ऊर्जा, एनर्जी और ताप की उत्पत्ति होती है। इस संयोग से केमिकल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है, जो रक्त कोशिका में चले जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन कोशिका को ऑक्सीजन भी देती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करती है। दूसरी प्रक्रिया वायु श्वसन है, जो वस्तुतः एक यांत्रिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें मैकेनिकल प्रोसेस श्वसन प्रक्रिया में श्वसन रूप में प्राप्त ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से फेफड़े से ऊतकों तक पहुंचती है और इसी माध्यम से रक्त द्वारा परिवर्तित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पुनः फेफड़ों में आकर वह श्वसन द्वारा वायु मंडल में मिल जाती है। उपयुक्त दोनों प्रक्रिया को पूर्ण हेतु श्वसन हेतु छोड़ने की आवश्यकता होती है। जीव में श्वसन क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, यह एक अहम प्रश्न है।
जीव को जीवित रहने के लिए कुछ काम करना होता है। कार्य संपादित के लिए शरीर को समुचित गर्मी और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। शरीर को ऊर्जा और गर्मी दोनों ही जीव को भोजन से प्राप्त होते हैं। मानव शरीर में पेशियों की कोशिका में भोजन का मंद दहन माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है। परिणाम स्वरूप शरीर की गर्मी और ऊर्जा मिलती है। दहन या ऑक्सीजन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे जीव श्वास द्वारा प्राप्त करता है। भोजन के दहन के फलस्वरूप बेकार रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न होते हैं, जिनका शरीर से बाहर निकल जाना जरूरी है। इन दोनों प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण करना और बेकार रूप में उत्पन्न गैसों को बाहर निकलना पूर्ति के लिए जीव को श्वसन की आवश्यकता होती है। उपयुक्त क्रियात्मक क्रियाओं को मानव फेफड़े संपादित करते हैं और शुद्ध वायु ऑक्सीजन से भरपूर श्वास द्वारा फेफड़ों में आती है और दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड से सांद्रित प्रश्वास द्वारा फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। एक्सपीरेशन द्वारा सांस लेने हेतु वायु को बाहर निकालने वाली संयुक्त क्रिया प्रणाली को श्वास या प्रश्वास या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है। सांस लेते समय फेफड़े फैल जाते हैं और सांस छोड़ते समय फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। संकुचित कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ते हैं, जिसे संकुचित या कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। फेफड़ों के अंदर हवा, फेफड़ों से बाहर हवा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाली प्रक्रिया को प्रश्वास यानी एक्सपीरेशन कहा जाता है। और एक बार सांस लेने और एक बार सांस छोड़ने की क्रिया चक्र पूरी होती है। उम्र या परिश्रम के भेद के अनुरूप श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की गति दर में भेद या अंतर होता है। परिश्रम से श्वास या प्रश्वास श्वास गति दर बढ़ती है। ज्वर या किसी रोग में भी श्वास की गति बढ़ती है या घटती है। स्वास्थ्य की दशा में मानव में श्वास या प्रश्वास की गति सामान्य गति से गति दर उम्र की अनुरूप नीचे की तालिका में अंकित किया गया है। प्रश्वास गति के दर उम्र के अनुरूप सामान्य श्वास गति दर तालिका तो उम्र है और सामान्य गति दर मिनट तो 0 से 1 साल तक के में 44 बार प्रति मिनट, 5 साल तक 26 बार प्रति मिनट, 20 साल तक 19 बार प्रति मिनट, पूर्ण वयस्क में 16 बार प्रति मिनट। यह स्पष्ट करना जरूरी कि बच्चों में श्वसन की अनियमित और अवयस्कों में यह क्रिया नियमित हुआ करती है। श्वास और प्रश्वास तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम द्वारा संचालित एक स्वयं संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि इस प्रक्रिया को संपादित करते समय मांसपेशियां अनैच्छिक हुआ करती हैं और उसकी प्रक्रिया पर हमारी इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी एक खास उम्र के बाद कुछ समय के लिए इन अनैच्छिक मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इस अनैच्छिक मांसपेशियों को सहायक श्वसन या पेशियां या एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स या विशिष्ट रूप से सेरेटस मैग्नेस या मैंगस नाम से पेशी मदद करती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया प्रोसेस प्राणायाम द्वारा एक समय सीमा के लिए अनैच्छिक पेशियों की गति पर इच्छा के अनुरूप नियंत्रण रखा जा सकता है। श्वास गति की एक सीमा तक मंद या तीव्र रोका जा सकता है, फिर भी प्रश्वास प्रश्वास की क्रिया अनजाने निश्चित गति से अपने आप हुआ करती है। यह क्रिया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी ANS के अधीन होती है। साधारण स्वास्थ्य अवस्था में प्रत्येक श्वास या प्रश्वास के साथ वयस्क
मानव हृदय लगभग 5 बार स्पंदित होता है और अर्थात मानव नाड़ी धमनी की चाल और श्वसन दर से 5 और 1 का अनुपात होता है, लेकिन रूग्ण अवस्था में प्राय इनकी श्वास और नाड़ी से स्पंदन में की दर में भेद पड़ जाता है। रोग निदान के लिए यह जानकारी जरूरी है। श्वसन तंत्र के अवयव, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वह श्वसन क्रिया संपादन के लिए मानव शरीर में विशिष्ट अंगों का एक बृहद समूह होता है। इन विशिष्ट अंगों के समूह को श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। श्वसन तंत्र के बाह्य अंगों को 2 उपसमूह में विभक्त किया जा सकता है। पहले अंग समूह द्वारा वायु रक्त के संपर्क में आता है। इन अंगों समूह में निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है नाक यानी नोज, दूसरा होता है कंठ यानी फायरिंग्स, स्वर यंत्र लैरिक्स और टेंटुआ ट्रैकिया। फेफड़े और टेंटुआ वायु प्रणाली, लंग्स ऑफ द ट्रैकिया एयर सिस्टम। दूसरे समूह में रक्त कोशिका, झिल्ली और कोशिका में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। इस अंग समूह द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है, जिससे ऊर्जा, ताप और जल की प्राप्ति होती है। इन अंगों के कार्यों का वर्णन पूर्ण पृष्ठ यानी परिभ्रमण तंत्र के प्रकरण में किया गया है। विस्तृत अध्ययन लेखकों की जैव रासायनिक और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नामक पुस्तक के संदर्भित प्रकरण में किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में श्वसन तंत्र के वह अंग समूह के विषय में ही वर्णन किया गया है। नाक, नोज या नोस्ट्रेल औषधि है। नाक की औषधि है C3P3, lymph1, A3, S1, F1, A2, A1, C2 आदि। एक पर्दे द्वारा नाक मार्ग से नेजल पैसेज 2 भागों में विभक्त है। यह नोज मार्ग दोनों आँखों के बीच मुंह गह्वर के ऊपर ऊंचाई लिए हुए अव्यवस्थित है। यह ऊंचा भाग कान के सहारे चश्मा लगाने में मदद करता है। नाक मार्ग के विभाजक पर्दे का नासा विभाजक सेप्ट्रम झिल्ली कहलाती है। वायु इसी मार्ग द्वारा अंदर आते हैं। नथुना की दीवारें या नाक मार्ग श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा आच्छादित होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण भीतर का भाग हमेशा आर्द्र नम रहता है। फलस्वरूप श्वास लेते समय वायु में उपस्थित धूलकण, रोग उत्पादक जीवाणु, पैथोजेंस आदि आर्द्र झिल्ली में चिपक कर सड़ जाते हैं। श्लेष्मिक झिल्ली के अंदर रक्त कोशिकाएं ब्लड कैपिलर्स जाल जैसी फैली होती हैं, जिसके कारण नाक मार्ग से होकर फेफड़ों में जाते समय सूखी और गर्म हवा नम और आर्द्र मोसिस और ठंडी कूल तथा जोड़े के मौसम में ठंडी हवा गर्म हो जाती है। नथुना नोस्ट्रेल के अंदर घने बाल समूह धूल कण और कीटाणु या रोगाणु या पैथोजेंस को अंदर जाने से रोकते हैं। इस प्रकार बालों के समूह वायु छन्ना या एयर फिल्टर का काम करते हैं। कंठमाला, फेरिंक्स औषधि, lymph1, A3, C3, P4, S1, F1, A2, A1 और C5। श्वास ली हुई वायु नाक मार्ग को होकर कंठ या फेरिंक्स में जाती है और कंठ का संबंध मानव शरीर के 5 अंगों जैसे कान, मुंह, नाक, पेट और फेफड़ों से है। इन अंगों तक जाने के लिए एक निर्दिष्ट मार्ग होते हैं और सभी के सभी कंठ में ही खुलते हैं। प्रकृति या प्रभु की ऐसी व्यवस्था है कि किसी एक समय में एक मार्ग खुलता है तो फेफड़े में कंठ का संबंध टेंटुआ के माध्यम से और पेट का संबंध कंठ में ग्रास नली यानी एसोफेज के माध्यम से है। टेंटुआ या ट्रेकिया और श्वसन नली वाइंड
पाइप के पीछे ग्रसनी ईसोफेगस अर्थात भोजन की नली अव्यवस्थित होती है। श्वास नली और भोजन की नली बारी बारी से खुलते और बंद होते हैं। इन दोनों को खुलने और बंद होने में आपसी संबंध यानी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन यानी उपजिह्वा एपिडिग्लोटिस द्वारा संबंध है। कंठ के ऊपरी हिस्सों की दीवार ऐच्छिक पेशियों ने वॉलेंटरी मसल्स की बनी होती हैं जिसमें भोजन निगलना संबंध होता है, लेकिन कंठ के नीचे का हिस्सा अंश जिसमें आहार नाल ईसोफेगस कहते हैं अनैच्छिक पेशियां इनवॉलेंटरी मसल्स की बनी होती हैं। इस प्रकार का वर्णन पूर्व के पृष्ठों में किया जा चुका है। कंठ के ठीक सामने स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स अव्यवस्थित है। इसमें भी औषधियाँ वही हैं जो औषधि कंठ फायरिक्स की हैं। टेटुआ ट्रेकिया औषधियाँ लिम्फ 1 A3 S1 वेन 1 P3 C3 F1 C1 P1 A1 A2 इत्यादि। नाक से ली गई हवा कंठ से होकर श्वास नली द्वारा अर्थात टेटुआ या ट्रेकिया में जाता है। इसे वायु नली या वाइंड पाइप भी कहते हैं। यही श्वास नली की सभी नलियों में मोटी है। इसकी लंबाई 5 इंच होती है। इसकी रचना उपास्थि यानी कार्टिलेज के अपूर्ण यानी चंद्राकार छल्लों से हुई है। इसके सबसे ऊपरी खंड में स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स अव्यवस्थित है। वयस्क व्यक्तियों में व्यक्ति विशेष के कई कद यानी लंबाई के अनुरूप टेटुआ की छल्लों की संख्या 16 से 20 अदद तक होती है। प्रत्येक छल्ले का आकार घोड़े की नाल की तरह होता है। छल्ले का उभरा हुआ हिस्सा सामने ही सपाट जैसे पीछे की ओर रहता है। छल्ले सौत्रिक इसकी औषधियाँ हैं P1 P3 C3 C1 A3 लिम्फ 1 S1 C5 C7 S5 बंधनों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। अर्धचंद्राकार छल्लों के मेल से एक लचीली नली बनी रहती है। उपास्थि की बनी होने के कारण वायु नली में वायु के आने जाने में कोई रुकावट नहीं होती। वायु नली ट्रेकुआ और उसकी शाखाओं की भीतरी दीवार जैसे हो गया है रोमक कोशिका जिन्हें बर्समन सेल्स कहते हैं नहीं शिला कहते हैं, इसके द्वारा आच्छादित रहती हैं। ये बर्समन सिलिया यानी हमेशा ऊपर की ओर स्वमेव तंत्रिका तंत्र द्वारा गतिशील रहती हैं। फलस्वरूप धूल कण आदि मुंह की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार धूल कण आदि खांसते समय या मुंह गला साफ करते समय श्लेष्मा म्यूकस के साथ खखार कफ आदि के रूप में रहता है जो बाहर आ जाता है। स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स टेटुआ ट्रेकिया के ऊपर वाले फैले हुए भाग को ही स्वर यंत्र लैरिंक्स कहते हैं। यह पहले और दूसरे क्रम की उपस्थिति यानी कार्टिलेज का बना हुआ होता है जिसे क्रमशः थायराइड और क्रिकोइड कहते हैं। ये सौत्रिक तंत्रों द्वारा आपस में परस्पर जुड़े होते हैं। पहले छल्ले को ऊपर सिरा कुछ निकला रहता है जो पुरुषों के युवावस्था में गले के सामने उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, जो अंग्रेजी में एडम्स एपिल कहते हैं। सौत्रिक बंधनों और पेशियों द्वारा एक अर्धचंद्राकार अस्थि में जुड़ा रहता है। इस अर्धचंद्राकार अस्थि को हाईआइड बोन कहते हैं। स्वर यंत्र का मुख्य कार्य ध्वनि साउंड उत्पन्न करना है। इसमें एक झिल्ली लगी होती है जो साधारण श्वास लेते समय प्राय निष्क्रिय रहती है। जब हम बोलते हैं तो इस भाग में कंपन होता है, फलस्वरूप ध्वनि की उत्पत्ति होती है। भ्रामरी और उद्गीत नामक प्राणायाम प्रक्रिया द्वारा थायराइड ग्रंथि
को उत्तेजित किया जाना संभव है। इन दोनों प्राणायाम यानी भ्रामरी और उद्गीत द्वारा थायराइड के होने वाले रोगों को सहज ही बिना औषधि के छुटकारा पाया जा सकता है। हलासन और सर्वांगासन और शीर्षासन द्वारा थायराइड के रोगों में आरोग्यता प्राप्ति में मदद मिलती है। साथ ही शरीर में हार्मोन्स का समन्वय स्थापित किया जाना संभव होता है। टिप्पणी: शीला की औषधियाँ C1, C2 पूर्व अंकित औषधियों के अलावा औषधि हैं। स्वरयंत्र की भी चिकित्सा भी सभी औषधि उपयोगियाँ हैं जो ट्रेकुआ या फेरिंक्स की चिकित्सा में उपयोग की जाती हैं। फायरिक्स उपजिह्वा एपिग्लोटिस औषधियाँ हैं S1, C1, C5, A3, lymph-1, BEN-1, F1, P4, C3, C7। स्वरयंत्र लायरिंक्स के मुंह पर उपास्थि या कार्टिलेज का एक पर्दा रहता है जिसे उपजिह्वा या कंठाच्छाद या एपिग्लोटिस कहते हैं। साधारण अवस्था में स्वभावगत यह सीधा खड़ा रहता है जिसमें श्वास नली वायु में आने जाने में कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन जब हम भोजन निगलते हैं तो उस समय कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर लटक जाती है जिससे स्वर यंत्र को श्वास नली बंद हो जाती है और ऐसा होने से भोजन या पानी या निगलने वाला आहार पदार्थ श्वास नली में नहीं जाकर भोजन नली अर्थात ग्रसनी में ही जाता है, यानी इसे एसोफेगस कहते हैं। श्वास नलियाँ ट्रेकुआ, lymph-1, A3, C5, C1, P3, F1, BEN-1, A2, A1, S1, S5, C7 आदि यह नली इसकी औषधियाँ हैं। यह नली वक्ष औषधि में वक्ष स्थल में जाकर पांचवें छठे वक्षीय कशे के रूपों के सामने दो भागों में की नली के रूप में विभक्त हो जाता है। एक नली बाईं ओर बाएं फेफड़े में और दूसरी नली दाईं ओर दाएं फेफड़े में जाती है। फेफड़ों में प्रवेश करने के लिए नली पुनः दो नली शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन सभी नली और नली शाखाओं में श्वास प्रणाल या ब्रोंकी कहते हैं। श्वास प्रणाल या ब्रोंकी की भी रचना उपास्थि या कार्टिलेज या सौत्रिक तंतुओं के द्वारा होती है। दाहिनी नली पुनः तीन शाखाओं में विभक्त होकर दाहिनी ओर फेफड़ों के तीन विशिष्ट खंडों यानी लोब्स में चली जाती है। पुनः वे कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। वायु प्रणाली ब्रोंचियल लंबी लेकिन दाईं ओर की अपेक्षा लगभग दुगनी मोटी होती है। यह भी दो शाखाओं में विभक्त होकर बाएं फेफड़ों के दो विशिष्ट खंडों यानी लोब्स में चली जाती है। पुनः इसमें प्रशाखाएं निकलकर फेफड़ों में फैल जाती हैं। अंत में ये वायु प्रणालियाँ ब्रोंचिस जिसे ब्रोंकियल ट्यूबुलस कहते हैं इतने महीन हो जाते हैं कि उसमें उपास्थि का पूर्णतः अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में इनकी रचना केवल सौत्रिक तंतुओं से बनी होती है। अंत में प्रत्येक ब्रोंकियल ट्यूब एक लंबी फूले हुए भाग में जाकर समाप्त हो जाती है। वायु प्रणाली या ब्रोंकियल में यह अंतिम भाग भीतर की ओर असंख्य कोष्ठों में विभाजित हो जाता है। इन असंख्य प्रकोष्ठों को वायु प्रकोष्ठ या एयर एलिवोल्स कहते हैं। दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग 7 करोड़ वायु प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हीं वायु प्रकोष्ठ में रक्त कोशिका ब्लड कैपिलरी द्वारा भोजन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान इंटरनल एक्सचेंज होता है। टेंटुआ तथा इनकी मुख्य शाखाएं ब्रोंकियल की भीतरी दीवारों में एक प्रकार की श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती है। इसमें एक प्रकार का स्राव निकलता है जो वायु नली की हमेशा तर या दम यानी मोइस्ट में रखता है। श्लेष्मिक झिल्ली में रोम जैसे उभार क्राइटेटेड म्यूकस और मेम्ब्रेन रहते हैं।
बर्त्समन श्लेष्मिक झिल्ली पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का नियंत्रण रहता है। इन बर्त्समन की विशेषता होती है कि जब तक प्राणी जीवित है तब तक ये गतिशील रहते हैं। यह गतिशीलता स्वैच्छिक तंत्रिका प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इनकी गतिशीलता एक प्रकार की लहर एक के बाद एक गति के रूप में रहती है, जो नीचे की ओर और भीतर से बाहर की ओर होती है। फलस्वरूप श्वास द्वारा ली गई हवा में उपस्थित धूल आदि कण या स्राव छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्तमान झिल्ली के रोमों के ऊपर एकत्र होते ही लहर के रूप में उठने वाली गति द्वारा ऊपर की ओर ढकेल दिया जाता है। इस क्रिया के कारण वे पदार्थ धूल आदि के कण या स्राव की बूंदें कंठ में पहुंच जाती हैं। कंठ में इनकी उपस्थिति के कारण खांसी या कफ उठती है और खांसी के साथ वे पदार्थ बाहर आ जाते हैं। औषधि इसकी C2H5C7 C5 lymph1 A3 A2 A1 C1 S1 F1 P1 आदि। श्वास की नलियों में सर्दी या कोराइजा लग जाने से श्लेष्मिक झिल्ली में स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। इनकी नन्ही नन्ही बूंदें झिल्लियों के रोमों पर जमा होने लगती हैं। फलतः खांसी उठती है और वायु नली एवं श्वास नली यानी ब्रोंचिस और श्वास प्रणाली में प्रदाह को ही ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। फेफड़ों या फुफ्फुस औषधि है P2 प्लस C2 डबल डाइल्यूशन S1 S5 lymph1 का फर्स्ट डाइल्यूशन A3 फर्स्ट A1 A2 वेन और C5 और C1। फेफड़ों में दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, जो एक छाती में बाईं और दूसरी छाती में कंधे से लेकर बक्षोदर मध्यस्थ पेशियां डायफ्राम तथा वक्ष गह्वर या चेस्ट कैविटी का अधिकांश भाग फेफड़ों से भरा होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में भाग में वर्तमान स्टर्नम के पीछे के टेंटुआ भोजन की नली महाधमनी ऑटरी वेंस कावा महाशिरा वेंस के अलावा व्यवस्थित रहता है। फेफड़ों के नीचे के भाग में कुछ बाईं और हृदय का स्थान होता है, हार्ट का होता है। फेफड़े में गोदुमी अर्थात गो की पूंछ की दुम के आकार के हैं। इसके नतोदर यानी कॉन्केव आकार यानी बक्षोदर मध्यस्थ पेशी की स्थित होती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह पेशी वक्ष स्थल की उदर से पृथक करती है, इसलिए इस पेशी को वक्ष उदर मध्यस्थ पेशी कहते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं की तुलना में बहुत बड़ा और बहुत लंबाई से छोटा होता है। संभवतः यकृत लीवर के कारण लंबाई कम होती है। वक्षो स्थल का संपूर्ण समाई में फेफड़े हृदय भोजन नली टेंटुआ श्वास नली अथवा रक्त वाहिनियों की नलियों के साथ फैले रहते हैं। प्रत्येक फेफड़ा वायुरूढ़ यानी आर्टीटाइट गह्वर यानी कैविटी में स्थित रहता है। इसके संपर्क वायुमंडल से सिर्फ श्वास द्वारा रहता है। फेफड़ों का वाह बनावट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स फेफड़ों दरारों या फिशर्स द्वारा कई खंडों में और उपखंडों में विभक्त होते हैं। इन खंडों को ब्लोब्स और उपखंडों को सब ब्लोब्स कहते हैं। दाहिने फेफड़ों में 3 और बाएं फेफड़ों में 2 विशिष्ट खंड होते हैं, जैसे स्पेसिफिक लोब्स और कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक खंड और उपखंड की एक स्वतंत्र फेफड़ा होता है। प्रत्येक खंड में लोब्स के लिए स्वतंत्र रूप से रक्त और वायु के आने जाने की व्यवस्था होती है, इसलिए इनमें किसी भी लोब की कार्यक्षमता कम हो जाने से जीव के जीवन पर कोई खतरा नहीं होता है। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी श्लेष्मिक झिल्ली यानी डबल सीरियस मेम्ब्रेन द्वारा पूर्ण रूप से आवेष्टित रहता है। झिल्ली की एक तह लेयर फेफड़ों के बाहरी सतह के और झिल्ली की दूसरी सतह को लेयर वक्ष स्थल की भीतरी दीवार से लगी होती है।
रहती है। इस दोहरी अथवा बामी झिल्ली को फेफड़ों का वह आवरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्यूरल मेम्ब्रेन या कहा जाता है। यह झिल्ली में एक प्रकार का तरल स्राव या रिसाव होता है जो दोनों तहों के बीच की सतह पर गुत्तर या मुष्ट चिकना स्मूथ रखता है। तहों के नम और चिकना रहने से घर्षण कम हो जाता है। फलस्वरूप फेफड़ों का प्रसार और आकुंचन में सुगमता होती है। फेफड़े देखने में चिकने चमकीले मालूम होते हैं, परंतु वास्तव में फेफड़े स्पंज जैसे यानी लाइक स्पॉन्जी होते हैं। फेफड़ों का आकार सूक्ष्म वायु नलियों और कोशिका वायु कोष्ठों यानी एल्वोलार टिश्यू अथवा एक रक्त कोशिका से हुआ करता है। ये सभी चीज़ें संयोजन तंतुओं यानी ब्लड कैपिलरीज जाल सी फैली रहती है। बाल्यावस्था में फेफड़ों का रंग गुलाबी रहता है, लेकिन वृद्धावस्था में धूसर रंग का हो जाता है। कोयला खानों में काम करने वालों को फेफड़ों का रंग लाल स्याही की तरह का हो जाता है। फेफड़ों की आंतरिक बनावट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। पूर्व पृष्ठ में वर्णन किया जा चुका है कि वायु की नलियाँ फेफड़ों में जाकर शाखाओं और प्रशाखाओं में विभाजित होती हैं और असंख्य वायु कोष्ठों को समाप्त होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक फेफड़ा वायु कोष्ठों और रक्त कोशिका से भरे होते हैं। वायु कोष्ठों की दीवार बहुत ही पतली होती है, जिन्हें रक्त कोशिका से आवेष्टित किए हुए होते हैं। परिणामस्वरूप रक्त कोशिका और वायु कोष्ठों के बीच केवल दो पतली तहों के कारण वायु कोष्ठों और रक्त कोष्ठों के कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान सहजता से हो जाता है। श्वसन क्रिया के संपादन में कुछ पेशियां भी यांत्रिक क्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस सहायक होती हैं। श्वसन संबंधी कुछ प्रमुख पेशियों में बक्षोदर मध्यस्थ पेशियां, डायफ्राम और अंतर पश्चुका की पेशियां हैं। बक्षोदर मध्यस्थ पेशियां, डायफ्राम। औषधियाँ हैं इसकी। डायफ्राम की औषधियाँ S8 + S1 S5 C5 lymph1 A3 A2 A1 BEN1 F1 P3 C3 C4 आदि। वक्ष और उदर, छाती और पेट की पेशियां और कंडरों टेंडन में युक्त विभाजक पेशियों को बक्षोदर मध्यस्थ पेशियां डायफ्राम कहते हैं। इस पेशी के ऊपरी भाग को वक्ष का फर्श या तल भाग या उदर का छत या रूफ या निर्मित होता है। बक्षोदर पेशियों में 3 अदद छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों में होकर महाधमनी आर्टरी वेन्स कावा और भोजन नली एसोफेज उदर के नीचे आते हैं। बक्षोदर मध्यस्थ पेशी अनैच्छिक पेशी इनवॉलेंटरी मसल्स अथवा कंडराओं या टेंडन द्वारा निर्मित होती हैं। परशुका पेशी कोस्टल मसल्स। औषधि S1 S8 SC4 C3 C5 lymph1 A3 P1 BEN1 F1 एटसेट्रा। वक्ष की दीवार परशुकाओं रिब्स और उनके बीच में लगी हुई पेशियों से निर्मित होती हैं। इन पेशियों को अंतर परशुका पेशी यानी इंटर कोस्टल मसल्स कहते हैं। अंतर परशुकी पेशियां परशुकाओं के बीच में होती हैं। प्रत्येक 2 परशुकाओं के बीच में 2 पेशियों की यह तह लेयर होती हैं। बाहर वाली तह को वह अंतर परशुकाएं पेशियां एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और भीतर की तह को लेयर वाली पेशी को आंतरिक मसल्स कहते हैं। अंतर परशुकाएं पेशी होती हैं आंतरिक मसल कहते हैं। पेशियों में अनैच्छिक वर्ग या अंडर कॉन्टल और NANS की हैं। ये स्वतः आकुंचित और प्रसारित होती हैं। इन पेशियों के आकुंचन और प्रसारण के कारण परशुकाएं क्रमशः ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, जिससे श्वास और प्रश्वास की यांत्रिकी क्रिया संभव है। सहायक श्वसन पेशियां सब्सिडियरी रेस्पिरेटरी मसल्स। औषधि पूर्व की कंडिका 11.6 में वर्णित सभी औषधियाँ उपरोक्त वर्णित पेशियों के अलावा और भी ऐसी कई पेशियाँ हैं जिनका संबंध असाधारण श्वसन क्रिया से है। ऐसी पेशियों को सहायक श्वसन
या सब्सिडियरी रेस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं। जब हम दौड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तब श्वास लेने में इन पेशियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ऐसे सहायक श्वसन पेशियों में टिप्पणी है ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेरेटल मैग्नस नामक पेशी प्रमुख है, जो वक्ष स्थल से स्कंध फलक तक फैली होती है। इसके द्वारा कंधा सामने की ओर उभरा हुआ होता है। कंधे के स्थिर अवस्था में यह पसलियों को खींचता है, जिसमें वक्ष गह्वर या चेस्ट कैविटी फैलता है। फेफड़े और रक्त की शुद्धि, लंग्स एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, रक्त की दूषित होने के कारण। केस ऑफ द ब्लड इम्प्योरिटी। इस पुस्तक में पूर्व में पृष्ठ नंबर 144 प्रकरण 8 द्रष्टव्य है कि इस प्रकरण में वर्णन किया जा चुका है कि शरीर के भीतर विशेष कोशिकाओं के स्तर पर भोजन का रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन से प्राप्त ग्लूकोज, हवा से प्राप्त ऑक्सीजन के संयोग से जीव को ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप दोनों तत्वों का यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल मानव शरीर की कोशिका में हमेशा बनते रहते हैं। ऑक्सीजन का किसी तत्व के साथ मिलकर यौगिक बनाने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहा जाता है। मानव शरीर के विभिन्न भागों में विशेष प्रकार के पेशियों से ऊतक और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की क्रिया हमेशा होती रहती है। इस क्रिया को लेकर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति मानव श्वास लेकर करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कोशिका स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड नामक बेकार और हानिकारक गैस जल उत्पन्न होता रहता है, जिससे रक्त दूषित हो जाता है। इसके अलावा जीने का क्रम में मानव शरीर के अंदर जितनी हरकतें होती हैं, इनके कारण भी शरीर की कोशिकाएं हमेशा टूटती फूटती रहती हैं, जिनसे और भी अनेक प्रकार के विकार मानव शरीर के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। इन विकारों को नष्ट हो जाना या शरीर से बाहर निकल जाना परम आवश्यक है, ताकि दूषित रक्त शुद्ध हो सके और पुनः ऑक्सीजन ग्रहण करने लायक बन सके। फेफड़े और रक्त की शुद्धि, ब्लड प्यूरिफिकेशन ऑफ लंग। साधारण शरीर के घुलनशील विकार रक्त में घुले रहते हैं। शरीर में परिसंचरण करता हुआ रक्त जब विकार उत्पादक अंगों में पहुंचता है, तब स्थान विशेष पर उत्पन्न हुए विकार यह रक्त ग्रहण कर लेता है और उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा देता है। शरीर के विकारों को बाहर निकालने वाले प्रमुख अंगों में फेफड़ा, लंग्स भी एक प्रकार का अंग है। जब विकार से युक्त रक्त फेफड़ों में पहुंचता है, तब वह उसे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जल वाष्प लेकर बाहर निकाल देता है। पूर्व की कंडिका में वर्णन किया कि ऑक्सीजन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यह आवश्यक ऑक्सीजन फेफड़ों की सहायता से होती है। रक्त से लाल रक्त कणों में RBC में हीमोग्लोबिन नामक लौह और लवण रहता है। उसका हीमोग्लोबिन विशेष गुण यह है कि जब वह वायु के संपर्क में आता है, तब हवा की ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। विकार युक्त रक्त जब शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में आता है, तो उस समय ऑक्सीजन से युक्त शुद्ध हवा फेफड़ों में भरी जाती है। शुद्ध हवा के संपर्क में अशुद्ध रक्त के आते ही रक्त का वर्ज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करके ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। और ऊतकों और ऑक्सीजन पहुंचाने और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर निकालने के लिए श्वसन क्रिया की आवश्यकता होती है। जीवन भर हर क्षण शरीर में विकार उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए जीवन पर्यंत तक हमें श्वास लेने की आवश्यकता होती है। फेफड़ों की रक्त की आपूर्ति, पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। फुफ्फुसी महाधमनी पल्मोनरी आर्टरी की दो शाखाओं में दो भागों में फेफड़ों से दूषित रक्त पहुंचाता है। फेफड़ों में आकार धमनियां और शाखाएं प्रशाखाओं में विभाजित होती हैं। बारीक से बारीक रक्त कोशिका ब्लड कैपिलरीज में परिणित हो जाती हैं। ये रक्त कोशिकाएं वायु कोष्ठों
और एयर एल्वेओलस में आवेष्टित करती हैं। वायु कोष्ठों और रक्त कोशिका की पतली दीवारों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त की अपेक्षा वायु कोष्ठों में ऑक्सीजन की सघनता अधिक होती है, फलस्वरूप इन्हें नन्हे नन्हे वायु कोष्ठों को ऑक्सीजन रक्त कोशिका में पहुंच जा देता है। ऑक्सीजन से युक्त रक्त फुफ्फुसी सिराओं या पल्मोनरी वेंस द्वारा हृदय के बाएं ग्राहम कोष्ठ में पहुंचाता है। इसी प्रकार रक्त कोशिका के अंदर रक्त वायु कोष्ठों की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सघनता और सांद्रता अधिक रहने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और जल रक्त कोशिका से निकलकर वायु कोष्ठों में चले जाते हैं और रक्त कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर सीधे बाहर नहीं चले जाते, अपितु ऐसा होने पर बाहर निकलने से पूर्व रक्त के साथ वायु कोष्ठों की कोशिका में उपस्थित रसायनों के साथ जैव रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न केमिकल रिएक्शन संपन्न होता है। इन अभिक्रियाओं को संपादित एवं नियंत्रित करने के लिए फेफड़ों की कोशिका एंजाइम प्रस्तुत करते हैं। एंजाइम और रासायनिक प्रक्रिया के विषय में वस्तु के बायोकेमिस्ट्री संबंधित है, इसलिए इसका अध्ययन बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नामक पुस्तक में किया जाना चाहिए। हमारी श्वास की वायु का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वायु से ही जीवन है, इसलिए स्थित वायु का अध्ययन आवश्यक है। शुद्ध वायु के विश्लेषण में एनालिसिस में ज्ञात होता है कि इसमें वायु में सामान्यतः 79% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.6% न्यूनाधिक मात्रा में जलवाष्प, धूलकण, अन्य गैसें पाई जाती हैं। मानव द्वारा श्वास में ग्रहण की जाने वाली वायु की रचना या संगठन प्राय इसी प्रकार की होती है, परंतु वायु और प्रश्वास के द्वारा फेफड़ों से बाहर आती है। इसकी रचना और संगठन में काफ़ी अंतर है और भेद हो जाते हैं। नीचे दी गई तालिका द्वारा इसमें अंतर समझने को मिलेगा। इसमें टिप्पणी है। कुशल और सफल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए जीव रासायनिक शास्त्र के साथ साथ कोशिका विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, इसलिए लेखक की पुस्तक कोशिका विज्ञान और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब इसमें दिया गया नीचे दी गई तालिका में के अंतर स्पष्ट समझने का प्रयास किया गया है। अब तालिका है। वायु के घटक, श्वास ली गई वायु के घटक और श्वास द्वारा बाहर छोड़ी गई वायु घटक। तो ऑक्सीजन है, श्वास ली गई घटक है 20.96% और श्वास से बाहर निकालने वाली 16.4%। कार्बन डाइऑक्साइड है श्वास लेने वाले में 0.04% और श्वास छोड़ने में 4.41%। नाइट्रोजन है 79% और श्वास छोड़ने वाले में है 79.19%। जलवाष्प मौसम के अनुकूल कुछ अधिक मात्रा में जलवाष्प मौसम के अनुकूल अनिश्चित तापक्रम यानी मौसम के अनुकूल अनिश्चित भाग में मौसम के अनुपात में 39.9 डिग्री सेल्सियस अनिश्चित ऐन्द्रिक पदार्थ लवण अति अल्प मात्रा में होते हैं और अति अल्प हैं।